गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आज हम कुछ नया कर रहे हैं जिसका नाम आपके सामने है फूड फॉर थॉट। नॉर्मली फूड किस लिए होता है? खाने के लिए। खाना क्यों खाते हो आप? बॉडी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए, और हाँ, बॉडी बनाने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये है फूड फॉर थॉट। तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस को भी कुछ फूड दिया जाए। तो फूड फॉर थॉट में ना हम आपके बचपन में जाएंगे। बचपन में आप स्टोरीज पढ़ते थे और आप फिर लर्न करते थे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बस हम कुछ स्टोरीज ही पढ़ेंगे फूड फॉर थॉट में। एक स्टोरी पढ़ा करेंगे या एक पोयम पढ़ा करेंगे और उससे देखेंगे कुछ सीख सकते हैं या नहीं। और ये फूड फॉर थॉट आपकी मर्ज़ी पे रहेगा। मैं 2 सेशंस कंडक्ट कराऊंगी, फिर मैं आपसे पूछ लूँगी कि ये कंटिन्यू करना है या नहीं। आपने कहा कि मैम करना है तो करेंगे, और आपने कहा नहीं मैम हमने आपको पैसे स्टोरी सुनने के तो नहीं दिए, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है? क्या क्या कह रहा है ये? माइक देना है इसको। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, पहले वो शिकायत दूर करती हूँ फिर ये। मैम हाँ जी, कंटिन्यू करो मैम। मैम सही है मैम, अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ हाँ। इसने अपना इम्प्रेशन जमा लिया है। कह रहा है पहले बोल दो मैम, बहुत बढ़िया, हम कंटिन्यू करेंगे। वेरी स्मार्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो अभी हम फूड फॉर थॉट स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। हमारी स्टोरी का टाइटल है टचिंग लाइफ स्टोरी। टचिंग लाइफ स्टोरी। अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट कॉलेज। क्या आपको लास्ट तक सबको विजिबल है? अ यंग मैन वॉज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट कॉलेज. For many months, he had admired a beautiful sports car in a dealer's showroom, and knowing his father could well afford it, he told him that was all he wanted. As graduation day approached, young man awaited signs that his father had purchased the car. Finally, on the morning of his graduation, his father called him and told him how proud he was to have such a fine son, and told him how much he loved him. He handed his son a beautiful wrapped gift box. तो उस समय की बात है जब ग्रेजुएशन करना काफ़ी अच्छा माना जाता था, और इस यंग मैन ने अपने फादर से कहा है कि मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। शायद आप सब ने भी ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि जब आपका फाउंडेशन क्वालिफाई होगा या फिर जब आपका सीए क्वालिफाई होगा। और बहुत खूबसूरत लाइन यहाँ पर है, नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट। तो पेरेंट्स से जब भी मांगें तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमें स्पेशली आपकी एज में पेरेंट्स में बहुत कमियां दिखती होंगी, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो बहुत कोशिश करते हैं आपको फैसिलिटीज़ देने की। तो जब मांगें तो हल्का सा ये ज़रूर सोचें कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये यंग मैन बहुत समझदार थे। इन्होंने क्या मांगी है? स्पोर्ट्स कार। और इन्होंने चेक किया है कि हिज फादर कैन अफोर्ड इट। तो फाइनली सपना सजा रहे थे कि वो दिन आएगा और मुझे स्पोर्ट्स कार मिलेगी। फाइनली वो दिन आ गया और फादर ने एक गिफ्ट बॉक्स जो है वो दिया है। सोचा था कार होगी, लेकिन गिफ्ट बॉक्स है। Curious but somewhat
disappointed. The young man opened the box and found a lovely leather bound Bible. Angrily, curious, disappointed and anger. सब कनेक्टेड हैं आपस में. क्यूरोसिटी, इस बॉक्स में क्या है. ओपन किया तो क्या निकली? बाइबल. कार, बाइबल. कार, बाइबल. डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंटमेंट के बाद गुस्सा. हम सब गुस्से से परेशान हैं. हम सब चाहते हैं हमें गुस्सा ना आए, लेकिन हमें गुस्सा आता है. गुस्सा आने के बाद हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि बाद में हमें लगता है कि यार हमने ऐसा क्यों बोला. तो भगवत गीता सेज गुस्से की जड़ कहाँ से है? डिज़ायर पूरी नहीं हुई. अब आपको नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए, जब वो गुस्सा शांत हो जाए, तो आप ऑब्जर्व करना गुस्सा क्यों आया था. तो भगवत गीता सेज गुस्से की एक जड़ है, एक इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, डिसअपॉइंटमेंट, और अगला इमोशन है एंगर. तो हम कोशिश कर रहे हैं एंगर को कंट्रोल करने की. स्टेप गलत है. जड़ पे जाना पड़ेगा, डिज़ायर के बारे में सोचना पड़ेगा. एंगर इज़ अ बाई प्रोडक्ट. इच्छा पूरी नहीं हुई, गुस्सा आएगा. इच्छा के बारे में वहाँ फोकस करना है कि कौन सी डिज़ायर करें, कौन सी डिज़ायर ना करें. तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ. कार मांगी थी, बाइबल सामने है, गुस्से का इफ़ेक्ट. Angrily he raised his voice at his father and said, "With all your money you gave me a Bible." And he stormed out of the house, leaving the holy book. ऐसा तो आपने भी एक्सपीरियंस किया है. जब आपको गुस्सा आता है तो आप कहाँ जाते हैं? अपने कमरे में, और धाड़ दरवाज़ा बंद. कि दरवाजे की बंद होने से समझ आना चाहिए घर वालों को कि आप गुस्से में हैं. गए और कितनी ज़ोर से आप पटक सकते हैं दरवाज़ा. अच्छा, बचपन में कोई घर छोड़ के भी गया है? मैं गई थी गुस्से में, मम्मी से नाराज़ होके. और कौन घर? वेरी गुड. कुछ तो मेरे साथी हैं जो बचपन में घर छोड़ के गए थे. तो अच्छा, बचपन नहीं, 12th में गए थे आप. फिर वापस कितने जल्दी आए? हाँ, मैं सुबह गई थी, मैं शाम को आ गई थी. सेम. अब देखो, गुस्सा जो होता है, अब गुस्सा टाइम लिमिट के साथ तो नहीं आता. कभी गुस्सा एक दिन में चला जाता है, कभी गुस्सा एक हफ्ते में चला जाता है, कभी गुस्सा एक महीने में चला जाता है. पर शायद आपने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया हो, कुछ गुस्से ऐसे भी होते हैं जो सालों चलते हैं. तो सालों से रिश्ते बिगड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी ना कभी गुस्सा आया था और उसका इफ़ेक्ट बहुत लंबा रहा. गुस्सा अपने साथ टाइम लिमिट लेके आता नहीं, पता नहीं कितनी देर गुस्सा रहे. पहला स्टेप है गुस्सा ना आए. दूसरा स्टेप है गुस्सा आए तो फटाफट से उसको भगा दो. इन यंग मैन का गुस्सा देखो कब तक रहा. Many years passed and the young man was very successful in business. He had a beautiful home and wonderful family, but realized his father was very old and thought perhaps he should go visit him. He had not seen him since that graduation day. क्यों? गुस्से का तो फिर कुछ नहीं कह सकते. यहाँ तो सालों बीत गए हैं, और अगर आपको ये लगा कि फादर आपसे प्यार करते ही नहीं, तो आपने कहा बात ख़त्म ही हो गई. फिर अगर वो मुझे गाड़ी भी नहीं दे सकते, फिर किस बात का फादर और सन का रिलेशनशिप. और ये वापस आए ही नहीं, और अब एक दिन क्या लग रहा है कि
पापा से जाके मिलना चाहिए. Before he could make arrangements, he received a telegram telling him his father had passed away and willed all of his possessions to his son. He needed to come home immediately. तो अगर आपसे कोई गलती हो, गलती से गुस्सा आपने किसी पे कर दिया हो, जल्दी माफ़ी मांग लें, बात को ख़त्म कर दें. ये लाइफ है, हर किसी को मौका नहीं देती और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. रिसेंटली एक वीडियो शेयर हुई थी एक प्लेन क्रैश की, जिसमें लैंडिंग से जस्ट पहले पैसेंजर्स वीडियो बना रहे थे कि ये हमारा फर्स्ट एरोप्लेन राइड है. दे वर सो हैप्पी. लैंडिंग करते समय सिग्नल प्लेन में आ जाता है क्योंकि प्लेन काफ़ी नीचे आ जाता है, तो वो वीडियो बना रहे थे. एंड जस्ट बिफोर लैंडिंग द प्लेन क्रैश्ड और कोई भी उसमें से नहीं बचा. लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, तो कभी भी ये ना सोचें कि बहुत समय है हमारे पास, पता नहीं, कल का नहीं पता हमें. समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं. समान 100 बरस का इकट्ठा करते हैं हम, खबर पल की भी नहीं है. तो जल्दी मौका ढूंढ के माफ़ी मांग लें, बात को ख़त्म कर दें. यहाँ लाइफ ने मौका नहीं दिया. तो यंग मैन को लगा गलती तो हुई है, लेकिन इससे पहले कि मिल पाते फादर की डेथ हो गई और सारे पोजेशंस अपने, फादर ने तो किसको ट्रांसफ़र करने थे, बेटे को. पेरेंट्स को इसीलिए भगवान का रूप कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए वो आपके लिए करेंगे. गुस्सा करेंगे, मारेंगे भी शायद कभी, लेकिन फिर भी आपके लिए वो करेंगे. तो सारे पोजेशंस अब इन्हीं के पास हैं और कहा गया है कि आप घर आ जाएं और लीगल वर्क सारा कंप्लीट कर लें. When he arrived at his father's house, sudden sadness and regret filled his heart. He began to search his father's important papers and saw the still new Bible, just as he had left it years ago. वो बाइबल अभी भी वहाँ पर है. With tears, he opened the Bible and began to turn the pages. As he read those words, a car key dropped from an envelope taped behind the Bible. उस दिन तो बुक को देखा ही नहीं था ना, गुस्सा बहुत आ गया था, बुक को फेंक के निकल गए थे. आज वो बुक को खोला तो गाड़ी की चाबी जो है वो गिरी है. It had a tag with the dealer's name, the same dealer who had the sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation and the words paid in full. हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ हुआ क्या? फादर ने गाड़ी ली थी कि नहीं? गाड़ी तो ली थी और उसी दिन ली थी. डेट ग्रेजुएशन की ही है और उसी डीलर से ली थी जिससे उस बच्चे ने कहा था. लेकिन उन्होंने गिफ्ट जब किया तो उन्होंने सीधा गिफ्ट नहीं किया. वो शायद बाइबल गिफ्ट करना चाहते होंगे, तो उन्होंने बाइबल के साथ और बुक की बैक में उन्होंने कार की को अटैच किया कि बेटा जब खोलेगा उसे सरप्राइज़ मिलेगा. गिफ्ट वो था जो बेटा जानता था, तो सरप्राइज़ कैसे बनाए. तो चलो बाइबल भी देना चाहता हूँ और जब खोलेगा तो सरप्राइज़ हो जाएगा कि गाड़ी की चाबी भी है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो किसकी गलती यहाँ पर? तो फादर की तो नहीं है ना, ये तो पक्की बात है, फादर की नहीं है. और पूरी जिंदगी कैसे काटी है? Many years passed. इतने साल कैसे काटे दोनों ने? फादर ने काटे गम में कि बेटा चला गया बिना मेरी किसी गलती के. बेटे ने काटे इसी गम में कि फादर मुझसे प्यार करते ही नहीं, उन्हें अपने पैसे से प्यार है, मुझे गाड़ी तक नहीं खरीद के दी.
और अब ऑथर कहना क्या चाहते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड एज वी एक्सपेक्टेड? कहीं इस यंग मैन की तरह हम भी गलती तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पास भी कुछ पैकेट्स हैं पर हमने उन्हें खोला ही नहीं, क्योंकि ऊपर से हमें बाइबल दिख रही है एंड वी आर वेरी श्योर इसमें गाड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो हमने उस पैकेट को खोला ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे पास बहुत सारी हैं पर हमने वो गिफ्ट रैप खोला ही नहीं? क्यों? क्योंकि पैकेट वो है ही नहीं जो हमने सोचा है। एक है पास, एक है फेल, एक है हेल्थ, एक है डिसीज, एक है रिलेशनशिप, एक है ब्रेकअप। हमारे हिसाब से गिफ्ट कहाँ है? हमारे हिसाब से गिफ्ट यहाँ है। अगर हम पास हो रहे हैं इट्स अ ब्लेसिंग, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है इट्स अ ब्लेसिंग, अगर हमारे सारे रिलेशनशिप अच्छे हैं इट्स अ ब्लेसिंग। लाइफ एंड डेथ, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स अलाइव हैं इट्स अ ब्लेसिंग। और जो रिवर्स है, फेल होना, कोई बीमारी आना, ब्रेकअप होना, डेथ को एक्सपीरियंस करना, ये पैकेट्स हमने नहीं खोले हैं। इनको तो हमने पहले रिजेक्ट कर रखा है कि इसमें तो ब्लेसिंग है ही नहीं। हम तो क्या साफ कह रहे हैं इसमें गाड़ी की चाबी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इसमें गाड़ी की चाबी है ही नहीं। वही उस यंग मैन को भी लगा था कि इसमें गाड़ी की चाबी तो है ही नहीं, लेकिन चाबी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे ये सारे पैकेट बिना खुले ही पड़े हैं? क्योंकि भेजा तो भगवान ने है। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। भेजा तो भगवान ने है ये पैकेट हमारे पास, लेकिन हमने इसको खोला ही नहीं। हमने कहा इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं। हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स जस्ट बिकॉज they are not packaged as we expected? गिफ्ट रैपर पसंद नहीं आ रहा, गिफ्ट रैपर भगवान ने फेलियर का लगा दिया। भगवान ने कोई बीमारी दे दी, ब्रेकअप करा दिया, डेथ, गिफ्ट रैपर कुछ और लगाया। गॉड को तो आप किसी भी नाम से बुलाइए, चाहे आप राम कहें, चाहे कृष्णा कहें, शिव जी कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें। आज के टाइम में लेटेस्ट यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, हम उस हायर पावर को नाम देते हैं यूनिवर्स। सबसे पहली बात, ये हायर पावर है या नहीं, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट। हायर पावर एग्जिस्ट। हमारे आसपास ऐसे हज़ारों मिरेकल्स हैं जो ये बात बताते हैं कि देयर इज़ अ पावर बियॉन्ड अस। छोटी सी चीज़, हम प्लैनेट्स डिस्कवर करते हैं या क्रिएट करते हैं? डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर का मतलब समथिंग ऑलरेडी क्रिएटेड। आपने सिर्फ डिस्कवर किया है कि ऐसा है, बनाने वाला कोई तो बैठा है। हमने यहाँ से शुरू किया था हमारी डिस्कवरी कि सूरज घूमता है। हमारी डिस्कवरी थी सन रिवॉल्व्स। फिर गलीलियो आए, उन्होंने कहा भाई सूरज नहीं घूम रहा, सूरज वही है, तुम घूम रहे हो, धरती घूम रही है। हम सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं
और जहाँ बेटर डिस्कवरी हुई समझ में आ गया पुरानी डिस्कवरी गलत थी। तो क्रिएट कौन कर रहा है? देयर इज़ अ क्रिएटर। तो देयर इज़ नथिंग डिनाइंग, ये तो डिबेट है ही नहीं कि ही एग्जिस्ट और नॉट ही एग्जिस्ट। आपके आसपास हज़ारों चीज़ें ऐसी हर रोज़ होती हैं जो आप ऑब्ज़र्व करके देख सकते हो कि देयर इज़ अ पावर। अब उस पावर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है? आप मंदिर गए, आप मंदिर कब जाते हो? एक तो जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, ठीक है, एक तो आप तब मंदिर जाते हो, और कब जाते हो? कुछ ना कुछ परिस्थिति में आप फंसे होते हो जब, तो आप मंदिर जाते हो। क्या? फ्री टाइम में ना, हाँ, फ्री टाइम तभी मिलता है जब कोई मुसीबत सिर पर आई होती है। हाँ, तो अच्छा चलो, उसके बिना भी आप जाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर गए, भगवान के साथ आप करके आते हो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि ये चीज़ मुझे चाहिए, बदले में क्या रेट है आजकल बताइए ज़रा। सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने पे कितने का प्रसाद आप चढ़ाएंगे? 1100, 5100, बहुत सही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आजकल आपके। अच्छा, और सीए क्वालिफाई करने पर 51,000? 1,51,000? भगवान की तो चांदी चांदी है। हाँ, तो यानी कि वी हैव एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हम मंदिर जा कर के बात तो यही करते हैं कि भगवान प्लीज़ देख लो, समझ जाओ, आप ये कर दो, बदले में हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू के डब्बे हम चढ़ाएंगे, सवा मनी, और भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट है तो भगवान हम खुद शिरडी साईं बाबा दर्शन करने आएंगे, भगवान हम वैष्णो देवी आएंगे। भगवान का एक नाम विष्णु भी है, और विष्णु जी की वाइफ लक्ष्मी जी, जिनकी वाइफ लक्ष्मी जी हैं, उनको हम कह रहे हैं भगवान देख लो, अगर आपने मेरा ये काम कर दिया, 5100 रुपये का प्रसाद, भगवान कैन यू इमेजिन, 5100 का प्रसाद हम आपको देंगे, एंड गॉड वुड बी लाइक कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, थैंक गॉड आज 5100 आएंगे तो इनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और भगवान अगर आपने ये कर दिया तो मैं वैष्णो देवी आऊँगा, देख रहे हो भगवान, मैं, आपको मेरे दुर्लभ दर्शन प्राप्त होंगे, इसलिए आप जो हैं मेरी इच्छा को सुने, पूरी करें मेरी इच्छा, और मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसा तो सभी कर रहे हैं, अग्रीड, ऐसा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ICAI ने कहा था हमारा मेंबर कौन है? य एष सुप्तेषु जागृति, one who is awakened amongst all those who are asleep. सारे कर रहे हैं, नो डाउट सारे कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, बस इतना रिश्ता हमारा भगवान से है। अब अगर भगवान मान गए बात तो ठीक है, अगर भगवान नहीं माने तो फिर आप बातचीत करते हो कि यहाँ तो मन्नत पूरी नहीं हुई, तो किसी ने कहा अरे आजकल तो माता रानी के दरबार में पूरी हो रही हैं, तो आप वहाँ चले गए। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ जाकर आप मांगो, यहाँ पूरी हो रही हैं, और आप वहाँ चले गए। और अगर एंड में पूरी नहीं हुई तो आपने कहा भगवान मुझे तो विश्वास ही नहीं है तुझ पे, यू डोंट एग्जिस्ट। और अगर कहीं पैकेट भगवान ने ये दे दिया तो हमने कहा पक्का पक्का तुम एग्जिस्ट करते ही नहीं हो।
ऐसे कैसे तुम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ये तुमने क्या किया मेरे साथ। देखो, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उसके कारण हम खुद होते हैं। मुश्किल है इस बात को एक्सेप्ट करना। एक केस है आप मानो गलती मेरी थी, दूसरा केस है आपने ब्लेम डाल दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, ये कारण था। इजी कौन सा है? ब्लेम डालना इजी है, पर ये मानना कि जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसका कारण मैं हूँ, वो मुश्किल है। लेकिन सच बात ये है, हम विक्टिम्स नहीं हैं। हाय मैं बेचारा, मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। हम विक्टिम नहीं हैं, हम मास्टर्स हैं अपनी डेस्टिनी के। हम मास्टर्स हैं, हम जो जो कर रहे हैं उससे हमारी डेस्टिनी बनती जा रही है और फिर वो ग्रेजुअली हमारे सामने आती है। लेकिन ये डेस्टिनी, फेट, किस्मत हम ही बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? हम अपने एक्शंस के थ्रू, हमारे सारे दिन के एक्शंस। और या इनको आप ऐसे कह लो, कर्म। आपने पूरे दिन में जो जो कुछ किया, जो भी कुछ आपने किया, उन सब का एक अकाउंट बना। इसलिए भी अकाउंट्स से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम क्लास में बड़े मज़े से अकाउंट बनाते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ दिस, इन द बुक्स ऑफ दिस, हमारा भी एक अकाउंट बन रहा है। मानो या ना मानो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया। हमें तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाया था, कंपनीज एक्ट पढ़ाया था, एलएलबी पढ़ाया था, सोगा पढ़ाया था। हमें ये सब पढ़ाया नहीं था। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपका एक अकाउंट बन गया, और अकाउंट वही है डेबिट क्रेडिट। किसने बनाया? नेहा मैम ने तो नहीं बनाया ये अकाउंट। गॉड में स्पेसिफिक कौन जिसने बनाया? यस, चित्रगुप्त। सुना है नाम? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? यमराज के असिस्टेंट। उन्होंने बनाया आपका अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट कहाँ बनता है? कौन से रजिस्टर में? यमलोक में नहीं, यहीं बन रहा है। ये आपकी जो बैकबोन है ना, उसके टॉप पे। अच्छा, इरेजर लेके मिटाएं। ये यहाँ सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। पहली बार जब मैंने ये बात सुनी थी कि सारी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे सारे डीड्स की, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा होता है वाकई में। फिर क्या हुआ, आफ्टर ये जानने के कुछ दिनों के बाद, समवन टोल्ड मी कि उनको ना आरबीआई के जो मेन ऑफिस है वहाँ वो गए थे किसी काम से। तो उसने मुझे बताया कि आरबीआई के ऑफिस में देयर इज़ अ सर्वर, और सारे बैंक्स अपनी अपनी जगह पर क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो उनके सर्वर पे आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है। बैंक क्या डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो सारा आरबीआई के सर्वर पे दिख रहा है। देन इट अकर्ड टू मी कि अगर इंसान कर सकता है ये काम, फिर भगवान क्यों नहीं कर सकता? फिर तो ये है, ये बात तो है। अगर आरबीआई इतना कंट्रोल कर सकता है,
कि बैंक्स की डिफरेंट ब्रांचेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ क्या हो रहा है वो आरबीआई के सर्वर पे आ रहा है, तो हम क्या क्या कर रहे हैं वो भी किसी सर्वर पे जा रहा होगा। फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट में देखा ये छोटा सा प्रेमाइसेस, इसको पूरा कैमरे से कवर कर दिया कि कोई भी एक्टिविटी अगर कभी चेक करनी पड़े तो कैमरा ओपन करके हम उसको चेक कर सकें। फिर मुझे लगा अगर मैं कवर कर सकती हूँ तो भगवान भी कर सकते हैं। मैंने प्रीमाइसेस क्यों कवर किया, दिल में एक फीलिंग है ये मेरा है, मेरा इंस्टीट्यूट है, वो फीलिंग है, तो कभी कुछ गलत ना हो, कभी कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैंने उसको कैमरे से कवर कर दिया। भगवान के मन में एक फीलिंग है ये मेरा है, आपके लिए एक फीलिंग है उनके मन में कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, सारी रिकॉर्डिंग कर ली आपकी, सारी रिकॉर्डिंग कर ली। किसने? चित्रगुप्त जी ने। तो जहाँ आपको लगा किसी ने देखा नहीं, किसी एक ने तो देखा है, चित्रगुप्त। उन्होंने देखा है, उन्होंने नोटिंग करी है। अब नोटिंग करने के बाद करें क्या? आपने उद्धव जी का नाम सुना है? उद्धव कौन थे ये? कहाँ सुना है आपने नाम ये? उद्धव थे कंस के साथ, कंस के साथ थे वो, और लेटर वो भगवान के भक्त बन गए थे कृष्ण जी के। तो कंस को जब भगवान ने मार दिया था तो उद्धव जी ने एक दिन कृष्णा से पूछा कि ये सारी दुनिया तुम कैसे चलाते हो, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे तो इतना सा एरिया कंट्रोल नहीं होता, तुम पूरी दुनिया मैनेज कर रहे हो। तो भगवान ने कहा मैंने लॉ बना के छोड़ दिया है, वो लॉ अपने आप सब कुछ मैनेज कर रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं बीच में आता ही नहीं, मैंने लॉ बना दिया है। क्या लॉ बनाया है? सिंपल शब्दों में लॉ ऑफ कर्मा, एग्जैक्ट शब्दों में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। अच्छा इंग्लिश में था तो तुम चुप हो गए। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोओगे वैसा फल आप पाओगे। ये लॉ बना के भगवान ने छोड़ दिया। अब मेरे पास जो पैकेट आ रहा है, पास का आ रहा है या फेल का आ रहा है, हेल्थ का आ रहा है या डिजीज का आ रहा है, रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है या खत्म हो रहा है, मैंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया या डेथ को एक्सपीरियंस किया, मेरे पास जो भी पैकेट आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। मेरा एक अकाउंट है और उसके कंसीक्वेंसेस आएंगे, मैं इससे बच नहीं सकती। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया इन एक्शंस पे, हमें पता नहीं चलता, तो हमें कभी समझ नहीं आता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। हमेशा जो भी गलत हो रहा है हम उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि मैंने सारा अच्छा किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, रिया और कनिष्का कहाँ पर हैं? वेरोनिका, भव्या, और आपके साथ 2 गर्ल्स और थी जिस दिन लिफ्ट बंद हुई थी, स्नेहा और भव्या भी थी। अच्छा, अब सुनो, एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। ये बात आई थिंक 15 डेज हो गए होंगे, 15-20 डेज हो गए इस बात को। क्या हुआ, ये वेरोनिका, भव्या, स्नेहा, ये लोग लिफ्ट में गए, खेल है ना, सारे बटन दबा दिए, ठीक है। अब सारे बटन दबा दिए, अब पहले मैं यहाँ रुकूंगी, एक्शन हमने क्यों किया, तो हमारे दिल से एक आवाज़ आई मस्ती के लिए, चल कुछ तूफानी करते हैं,
मज़ा आएगा। अच्छा क्या होगा बटन दबाने से? वो बचपन में नहीं, फ्रिज खोल के ये फ्रिज की लाइट कब बंद होगी? देखना है। अब इन्होंने सारे बटन दबा दिए, इन्होंने बटन दबा दिए तो लिफ्ट तो बंद होनी थी, लिफ्ट रुक गई। ठीक है, अब देखो कर्मा, देखो कुछ ना कुछ इनका गुड कर्मा रहा होगा। हमारे रिसेप्शन का नंबर मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं करा, हमारे इंक्वायरी नंबर्स हर जगह प्रिंट होते हैं, रिसेप्शन का नंबर नहीं है, एक नंबर रिसेप्शन पर भी होता है। इन लोगों ने कुछ बैकअप लेक्चर लिया होगा, कुछ बात रही होगी, इस सिलसिले में इनके पास रिसेप्शन का नंबर था। तो इन्होंने इमीडिएटली कॉल किया कि लिफ्ट बंद हो गई है। तो हमने लिफ्ट का स्पेशली इसीलिए हमने उसका लॉक का वो की वगैरह रखी हुई है कि क्योंकि हमें पता है बच्चे शैतान है, वही हरकत करेंगे। तो उस दिन नरेश जी आपने खोली थी लिफ्ट? हाँ B1 में गए थे ना आप? अच्छा उन्होंने खोल दी थी। तो लिफ्ट सबसे नीचे जाके बंद हुई और नीचे वो शटर खोला और इनको निकाला। तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि लिफ्ट अब अटक सकती है, उसके बाद तो लिफ्ट चल पड़ी थी। तो मुझे लगा कि लिफ्ट अटकेगी क्योंकि उन्होंने सारे बटन दबाए हैं, लेकिन लिफ्ट चल पड़ी। तो आई वॉज थैंकफुल कि चलो लिफ्ट ख़राब नहीं हुई। अगले ही दिन रिया और कनिष्का ये गए लिफ्ट में, खेल है सारे बटन दबाएंगे जी, सारे बटन दबा दिए इन्होंने। ठीक है, लिफ्ट फिर अटक गई। आपको बाहर किसने निकाला? नरेश जी ने। अच्छा, लिफ्ट फिर अटक गई, लेकिन कर्मा है कुछ फंसे नहीं, खोला लिफ्ट को और इनको कंफर्टेबली बाहर निकाला। उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट कह रही मैं ऐसे नहीं खेलूँगी, बहुत हो गया तुम्हारा, ये खेल मैं नहीं खेल रही। लिफ्ट बंद हो गई उसके बाद। अब लिफ्ट बंद हो गई तो हमने टेक्नीशियन को कॉल किया। तो उस दिन सैटरडे था आई थिंक, उसी दिन संडे था नहीं, संडे मॉर्निंग में लिफ्ट खराब थी। कितने बजे? नहीं नहीं, सैटरडे की बात थी ये, सैटरडे की थी। तो अब क्या हुआ कि टेक्नीशियन ने कहा कि मुझे तो टाइम लगेगा आने में। एज अ रिजल्ट संडे लिफ्ट बंद रही। ठीक है, संडे को लिफ्ट नहीं चली, संडे लिफ्ट बंद हो गई। अब लिफ्ट बंद हो गई, ठीक है। अब मैं तुमसे आगे बढ़ने से पहले मैं पहले तुम लोगों से पूछूंगी, रिया, कनिष्का, स्नेहा, भव्या, वेरोनिका, क्या तुमने ये जाके सोचा कि हमने कुछ ऐसा किया, उसका क्या इफ़ेक्ट रहा होगा? नहीं है ना, मैं फ्रैंकली पूछ रही हूँ आपसे, क्या आपने घर जाकर इस बात पर एक थॉट भी दिया? नहीं, बस इतना कि आगे ये 5 बटन तो नहीं दबाने। ये तो पक्की बात है, हम दोबारा तो नहीं फंसेंगे, वो हार्ट बीट तेज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, हम ये बटन नहीं दबाएंगे। अब देखो क्या होता है, सभी लोग लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट बंद है, आप अपना स्टेयर से आ गए। अब मुझे नहीं पता रेणुका मैम ने आपके साथ कभी अपना पर्सनल कुछ शेयर किया या नहीं किया। फ्यू years बैक रेणुका मैम मेट विद एन एक्सीडेंट, सो शी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग इन दैट एक्सीडेंट। उनके लिए लिफ्ट यूज़ ना कर पाना, स्टेयर से आना इज़ अ बिग चैलेंज। वो क्योंकि आप नहीं समझ सकते, आर्टिफिशियल लेग के साथ, वो वैसे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि चलो आर्टिफिशियल लेग है, बट उसके साथ भी काम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए वो बहुत बड़ा हर्डल था और संडे को वो लिफ्ट बंद थी। तो वो अब उसको क्रॉस करके फिर भी उन्होंने क्लास तो ली है, क्लास उन्होंने ली, वो आई और उन्होंने देखा लिफ्ट बंद है, और उनके लिए वो बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है कि लिफ्ट बंद है और हमारा 2nd फ्लोर है। बट वो आई, अपना पढ़ के वो चली गई, पढ़ा के वो चली गई। दिल से उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं
कहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर सोचा होगा कि लिफ्ट बंद है, मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ। अब रिया, कनिष्का, भव्या, वेरोनिका, स्नेहा सबके अकाउंट में चित्रगुप्त जी ने एंट्री डाली। मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ और मैं तुम पांचों को मैं थैंक यू कह रही हूँ कि तुम्हारे इस एग्जाम्पल की वजह से आज पूरी क्लास कुछ सीखेगी। अब तुम देखो बात, एक एंट्री अकाउंट में डली, कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं डली होगी? डली होगी। 100% एक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये एंट्री डल गई अकाउंट में, इस एंट्री का इफेक्ट आएगा, कैंसलेशन नहीं होगा। आपने देखा है ना अकाउंट्स में कैंसलेशन होता है कि रेक्टिफिकेशन होता है? कैंसिल नहीं हो सकता। हमने आज तक अकाउंट्स में कुछ कैंसिल किया तो बता दो। मुझे तो इसलिए अकाउंट से एक्स्ट्रा प्यार है कि क्या खूबसूरत है, जो कुछ हम सीखते हैं वो लाइफ के ऊपर लगा हुआ है। कैंसिलेशन है ही नहीं, आप कट नहीं कर सकते, वहाँ कोई कटिंग नहीं होगी। आपका एक्शन हुआ है, उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन अनइंटेंशनल है, इफेक्ट कम आएगा। इंटेंशनल होता, इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता। लेकिन जब इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा? आपकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट हुआ, आप भी किसी की वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। लेकिन जब वो डिस्कम्फर्ट आएगा तो हम क्या कहेंगे? हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं गलत। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं गया इस बात पे। इसलिए कहते हैं कॉन्शियस लिविंग। आप ऐसे नहीं चल सकते कि चलो जो सब कर रहे हैं कुछ भी कर दो, अपने एक्शन के बारे में सोचा ही नहीं, कर दिया ख़त्म बात। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मानो या ना मानो, देखो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा और आप सब देख रहे हो, आ रहा है। आप सब देख रहे हो, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कुछ डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, कोई दुख भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है आपके पास। आप रिलेट नहीं कर पा रहे, कारण क्या है इसका? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि देयर इज़ एन अकाउंट, और आपको अपना अकाउंट माइंड में बनाना पड़ेगा हर दिन रात को। हर दिन रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ आप पूरे दिन की एक्टिविटी पे लगाओ कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। उस समय आप सोचो कि मेरे सारे एक्शंस आज रिकॉर्ड हुए होंगे, क्या मैंने सारा सब कुछ ठीक करा? जहाँ आपको लगे कि आपने गलत किया है, 2 बातें हैं, माफ़ी, पश्चाताप, माफ़ी, प्रायश्चित। जहाँ आपको लगे आपने गलत किया, इससे पहले कि चित्रगुप्त जी इफेक्ट डालें, आप खुद जाके क्या बोल दो? सॉरी, गलती मुझसे हुई है, मुझे पता है। आपके सॉरी बोलते ही नया कर्मा रिकॉर्ड हो गया। आपने माफ़ी मांगी है, आपने माफ़ी मांगी है, रिकॉर्डिंग हो गई, उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो गया। आपने प्रायश्चित किया है, आपने प्रायश्चित किया है, इफेक्ट ख़त्म ही हो गया। आपने कर तो दिया, अपना काम ख़त्म। भगवान के वहाँ पे सज़ा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको वो सज़ा दे रहे हैं। लेकिन कर्मा सेज, जब तक मैं आपके साथ वो नहीं करूँगा ना जो आप दूसरों के साथ करते हो, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज मैंने क्लास में किसी को डांट दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया मैंने, इंसल्ट कर दी मैंने किसी की। वो बच्चा तो कुछ बोल नहीं पाया, मुझे उसको सुनना पड़ा, उसने सुन लिया। उसके दिल से एक आवाज़ ज़रूर आएगी कि मैम जिस दिन आपके साथ ये होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा। अगर आपकी कभी इंसल्ट पूरी ग्रुप में हुई ना, तो आपको पता चलेगा आपने मेरे साथ क्या किया है। ये बात उसके दिल से आएगी कि नहीं? बस इसीलिए कर्मा है, इसीलिए कर्मा है। अगर मैं ये करूँगी, मेरे साथ ये होगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ।
मेरे साथ ये होगा। टीचर का काम है सिखाना, रोकना, इंसल्ट करना नहीं, ह्यूमिलिएट करना टीचर का जॉब नहीं है। अगर मैंने किया, भगवान मुझे सेम सिचुएशन में डालेंगे। एक ग्रुप है, उसके अंदर मेरी इंसल्ट हुई और फिर मैं घर आके रोऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस दिन मैं रियलाइज़ अगर नहीं कर पाई कि मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो मैं इस दुख में ही रहूँगी कि मेरे साथ तो गलत हुआ, मेरे साथ तो गलत हुआ। लेकिन अगर मुझे ध्यान रह गया कि हाँ उस दिन मैंने भी एक बच्चे को डांटा था, तो मेरे लिए वो सहना आसान हो जाएगा कि नहीं? आसान हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, अभी मैंने भी किया था, मेरे साथ हो रहा है, तो थोड़ा सह लेते हैं। तो कबीर दास जी कहकर गए, देह धरी का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। कबीर दास जी कह रहे हैं देहधारी का दंड है। जो इंसान है ना देहधारी, जिसके पास बॉडी है, उसको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। देहधारी का दंड है सब काहू को होए, सबको आएंगी। एक छोटा फर्क रहेगा, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जिसने ये समझ लिया कि मेरे ही एक्शंस का फल आ रहा है ये, वो थोड़ा कंफर्टेबली बर्दाश्त करके निकल जाएगा। उसको ये पता है कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, वो हैंडल करके निकल जाएगा। मूर्ख भुगते रोए, जिसको ये नहीं पता कि हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है, वो फिर रो रो के वो काट देता है। क्योंकि ज़िंदगी तो देखो कैसी भी हो वो कट जाती है, ये बात सच्ची है। कैसी भी हो वो कट तो हो जाएगी। ज्ञानी थोड़ा ज्ञान से काट लेगा, मूर्ख जिसको इन बातों की नॉलेज नहीं है वो रोके काट लेगा। काटेंगे दोनों ही। बात ये है कौन थोड़ा कंफर्टेबली यहाँ से निकल जाएगा। तो आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्या हैं? मास्टर्स। सिर्फ थोड़ा सा फोकस रखिए अपने एक्शंस के ऊपर। ये मत कहिए कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। बचपन में कभी मम्मी को बोला मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं मुझे भी जाना है, तो मम्मी का पेट रिप्लाई होता है सारे कुएं में गिरेंगे तो तू भी गिरेगा जाके ये मम्मी का फिक्स है। सारे मरेंगे तो तू भी मरेगा जाके। बस यही मैं आपसे कह रही हूँ, सारे कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ये कोई कारण नहीं हुआ। तो सारे मरेंगे तो फिर हम भी मरेंगे। तो इसलिए हम जो करें हम उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। लेकिन फिर एक आपके मन में शायद ये सवाल भी आ रहा हो कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है ये बात मन में? तो अब अच्छा ऐसा आपको क्यों लगता है? सभी को लगता है, सभी ने हाँ कर दिया इस बात के लिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? चलो इस पर मैं बात थोड़ी देर में करूँगी। अभी सिर्फ ये कि आपको ऐसा क्यों लगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत आपकी फर्स्ट क्लास है आज? तो प्रशांत आपने बात बहुत अच्छी बोली है, इसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। प्रशांत ने बात बोली है कुछ लास्ट जन्म का कैरी फॉरवर्ड है, इसके बारे में किसी और फूड फॉर थॉट पे हम बात करेंगे। अभी ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मैं ये नहीं कह रही क्यों हो रहा है, मैं कह रही हूँ आपको फील क्यों हो रहा है ये कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो और आपके साथ बुरा हो रहा है। तो जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम तो मान रहे हैं हम अच्छे हैं, तो हमने कहा अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। और कोई कारण? अच्छा, मतलब कि अच्छे लोगों का सामना हमेशा बुरे इंसान से हो रहा है, ऐसा कि अच्छे लोग बुरे लोगों से टकरा रहे हैं, काइंड ऑफ। तो देखो रीज़न आपको नहीं पता, पर ये बात मान ली ना आपने अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, यहाँ गड़बड़ हो गई। आपने खुद ऑब्जर्व एनालाइज नहीं किया, पर क्योंकि सारी दुनिया में ये बात है
कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, वो बात चुपचाप आपको बताए बिना आपके दिल में चली गई। पता नहीं कब गई, पता भी नहीं चला, पर वो अंदर उतर गई कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। अब थोड़ा सा ज़रा ये इक्वेशन भी देख लो, अच्छे लोगों के साथ बुराई वाली इक्वेशन। हमारे पास दो बहुत कमाल की चीज़ें हैं, रामायण महाभारत। लाइफ के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आंसर्स यहाँ हैं। और हम इंडिया में हैं, वी आर ब्लेस्ड कि ये चीज़ें हमारे सामने हैं। लॉकडाउन हुआ था, सबसे ज़्यादा हमने यही देखी थी, वो वापस से रन हो रही थी टीवी के ऊपर, तो एक बड़ी ब्लेसिंग थी। रामायण और महाभारत, रामायण में आपको क्या क्या याद आता है, कौन कौन से इवेंट्स? रावण अहंकारी था। चलो हम तो अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, राम जी से रिलेटेड क्या क्या याद आता है? मतलब राम जी के साथ क्या क्या हुआ गलत? वनवास, ओके, मैं उसको हिंदी में लिख दूं वनवास। और राम जी के साथ गलत क्या क्या हुआ? हाँ, बाद में वो सीता जी को भी उनको सेपरेशन में ही रहना पड़ा उनके साथ। और हाँ, वनवास की वजह से पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा। हाँ, तो अपनी वाइफ, बच्चे, फैमिली से जो है वो दूर रहे, यस। और दो चीज़ें हुई, ठीक है। महाभारत पे आते हैं, पांडवों के साथ क्या क्या गलत हुआ? वनवास। मैं कभी कभी भगवान से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपके पास एक ही स्क्रिप्ट है क्या? वहाँ भी वनवास, यहाँ भी वनवास, कुछ तो आप नया करते। लेकिन अज्ञात, हाँ, मुकुल कह रहा है मैम देखो यहाँ कुछ नया था। अज्ञातवास, चीरहरण, यस यस, द्रौपदी का चीरहरण, यस, ओके। और महाभारत तो लास्ट में हुई है। धोखा कौन से वाला? इसके अलावा कोई धोखा बच गया? कौन सा? अच्छा, कि इंद्रप्रस्थ छीन लिया था और फिर वनवास में उनको जलाने की कोशिश भी की थी, लाक्षागृह। चलिए अब देखिए ये अच्छे और बुरे की कहानी। रामायण में हम वनवास की बात करते हैं तो राम जी अच्छे, लक्ष्मण जी अच्छे, भरत अच्छे, शत्रुघ्न अच्छे। बुरी कौन? कैकेयी माता। अग्रीड, उन्होंने राम जी को वनवास भेजा। महाभारत की बात करें, पांडव अच्छे और कौरव बुरे। शकुनी मामा, हाँ, उनको कैसे भूल सकते हैं हम। हाँ, उनके मन में लालच था, बिल्कुल, अहंकार भी था। तो ये तो पता समझ रहे हो ना हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ज़रा ये अच्छे और बुरे की इक्वेशन, गुड एंड बैड। सारी की सारी पावर गुड के पास है, बैड के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर गुड के पास है। पावर सारी की सारी यहाँ है और इस पावर के साथ गुड के पास सहन शक्ति भी है। ये हर अच्छे पर्सन की ताकत है, उसे कहीं से सीखने नहीं पड़ती। उसके पास सहन शक्ति है, टॉलरेंस। बुरे के पास तो नहीं है टॉलरेंस, गुड के पास टॉलरेंस है, वो सह जाएगा, वो सब्र कर लेगा, उसके पास सब्र है। ये बुराई कब तक रहती है? बुराई तब तक रहती है जब तक अच्छाई उसको रहने देती है। कैकेयी माता ने कहा वनवास जाना है, गलत। राजा दशरथ ने कहा मेरा वचन है, मैं उससे बंधा हूँ,
एथिक्स, एथिक्स एक अच्छे पर्सन के पास है। तो दशरथ ने कहा अग्रीड, वो वनवास जाएगा, मैं बंध गया अपने वचन से। कैकेयी माता ने गलत किया, दशरथ ने सब्र किया, मानता हूँ बहुत परेशानी हो रही है लेकिन हाँ जाना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन दिया था। वचन राम जी को बताया, राम जी ने टॉलरेट किया, माता ने कहा है मैं तो जाऊँगा। क्यों? अच्छा पर्सन यही तो है ना, और क्या है उसकी अच्छाई? वो कह रहा है मेरी मदर है, मेरी मदर है, मेरी मदर है, वो जैसी भी है वो मेरी मदर है। मेरी मदर ने कहा मैं जाऊँगा, सीता जी ने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी, वही अच्छा पर्सन है, और क्या अच्छा पर्सन, उन्होंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छाई का सबर, कोई मालदीव नहीं जा रहे यहाँ पर कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, वनवास जा रहे हैं, सोच समझ के प्रॉब्लम्स को गले लगाने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अच्छाई अच्छाई करती जा रही है, कैकेयी माता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीता माँ भी जाएं, लक्ष्मण जी भी जाइए, चले गए सब। भरत आए वापस, भरत उस समय थे नहीं जब ये सब कुछ हुआ, उनको नानी के यहाँ भेज दिया गया था। भरत आए वापस और जब पता चला, अच्छे पर्सन ने कहा बस बस, जिस दिन अच्छा पर्सन बस बोलेगा उस दिन बुराई रुकेगी। भरत ने कहा ये गलत किया आपने, ये गलत किया, ये राज्य राम का था, उन्हीं का रहेगा। जहां अच्छे पर्सन ने कहा स्टॉप, बुराई के पास कोई पावर नहीं है, वो वहां रुकेगी। भरत ने कहा कि ये गलत है, ये राज्य राम का रहेगा, तब जाके कैकेयी माता को एहसास होना शुरू हुआ कि गलती हुई है, क्योंकि भरत ने तो राज्य लिया ही नहीं। उन्होंने राज तो किया लेकिन वो गद्दी पर एक भी दिन नहीं बैठे। वो जो गद्दी है, राजा की जो सीट है, वो उसके हमेशा नीचे बैठे, मन में ये भाव रखते हुए कि मैं राम जी के चरणों में बैठा हूँ। तो जब उन्होंने ये काम किया तो कैकेयी माता को एहसास हुआ कि गलती हुई है, और अल्टीमेटली वो राज्य राम को मिला क्योंकि भरत ने कहा था रुक जाओ बस। उससे पहले कैकेयी माता को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम सब इधर चल रही है, राजा दशरथ, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी। भरत ने कहा रोको, वो बुराई रुक गई। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड ऐसा है जो वाइफ को मारता है। पहली बार जब हस्बैंड मारेगा, वाइफ रिश्ता नहीं तोड़ेगी, ये उसकी अच्छाई है, और ये एजुकेटेड गर्ल के साथ भी है। गर्ल एजुकेटेड हो, गर्ल सक्सेसफुल हो, उसके मन में एक भावना रहती है मुझे घर को चलाना है, वो मारेगा, वाइफ रिश्ता नहीं तोड़ेगी। वाइफ ने कुछ नहीं कहा, हस्बैंड को लगा मैं मार सकता हूँ, वो बोलेगा मैं आगे नहीं मारूंगा, वो फिर मारेगा, वो फिर मारेगा। वाइफ बर्दाश्त कर रही है, घर चला रही है, घर चला रही है, सालों बीत गए। एक दिन वाइफ ने कहा बस अब तुम्हारा हाथ मुझ पे नहीं उठेगा, जो होता है हो जाए। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी, रेपरकशन जो मर्जी हो, जब तक वो सह रही है सामने वाले की बुराई चल रही है। जिस दिन वो बोलेगी बस बस, उस दिन बस होगा। पावर सारी की सारी अच्छाई के पास है, बुराई के पास पावर नहीं, लेकिन अच्छाई के पास टॉलरेंस है। मैं आपको 2 केसेस दूं। एक वाइफ, हस्बैंड ने पहली बार मारा शादी के 2 महीने बाद, उसने कहा बात ख़त्म। तो वाइफ को हस्बैंड ने मारा 2 महीने बाद, उसने एक्शन लिया, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया उसने। दूसरा सिचुएशन, एक वाइफ को हस्बैंड मार रहा है, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 7 साल बाद उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अच्छी वाइफ किसे बोलोगे? है ना, दिल से। अभी दिल से कोई बात वो नहीं है कि मैम को बोलना है, जो दिल में आए।
अगर मैं पूछूं दोनों में से अच्छी वाइफ कौन है तो क्या कहोगे? सेकंड वाली। जबकि सही काम तो पहली वाली ने किया था। लेकिन जब आप वो सिचुएशन सुनोगे आप उस गर्ल को बोल्ड बोलोगे, आप कहोगे बोल्ड है, आप कहोगे इसमें गट्स हैं, करेजियस है, अच्छी है वर्ड नहीं आएगा, अच्छाई में छिपी टॉलरेंस है। वो जब कोई बंदा सहता है तब उसको कहा जाता है ये अच्छा है। जिसने सहा ही नहीं उसको बोल्ड कह दोगे, अच्छा दिल से नहीं आएगा। हाँ वो गर्ल बोल्ड है, करेजियस है, सही करा उसने, सही करा, ऐसी करना चाहिए था, अच्छी है, दिल से नहीं आएगा। कोई बोलेगा वो अच्छी है, आप कहोगे हाँ अच्छी तो है ही, बुराई क्या है उसमें, अच्छी तो है ही, लेकिन दिल से यार वो इतने साल सहती रही, वो अच्छी है। महाभारत देखो आप, सारा जो लड़ाई चल रही है वो वही राज्य की है जो आज भी हो रही है। वो पैसे के चक्कर में भाई भाई अलग हो रहे हैं। पांडवों ने क्या कहा? भाई से झगड़ा नहीं करना, हमारे भाई हैं, तुम ले लो राज्य। यहीं से बात शुरू हुई, तुम ले लो। पांडवों ने तो झगड़ा किया ही नहीं, लेकिन लालच, कौरवों को तो सब कुछ चाहिए, तो उन्होंने वो खेल बिछा दिया, गैम्बल। उसमें अब हरा दिया, हराने के बाद वनवास भेज दिया। पांडवों ने सह लिया, मना कर सकते थे। एथिक्स, युधिष्ठिर इस बात पे फंस गए कि मैंने दांव पे लगाया सब कुछ। अच्छा पर्सन एथिक्स लेकर चलता है, उसी में वो फंसता है। नहीं तो कोई बोले किस बात का है ये गैम्बल, हटाओ इसको। युधिष्ठिर क्या कह रहे? मैंने लगाया है, गलती मेरी है, मुझे नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने लगाया ना सब कुछ दांव पे, तो मैं सहूँगा। वनवास, द्रौपदी का चीरहरण, अज्ञातवास। अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस आए तो कौरवों को क्या कहा? 5 टुकड़े ज़मीन के दे दो। हम 5 पांडव हैं, जो प्रपोजल कृष्ण जी लेके गए थे, 5 टुकड़े ज़मीन के दे दो, बात ख़त्म। तब भी वो क्या कह रहे हैं? मेरे भाई, मेरे भाई, भाई हैं, भाई हैं, लड़ना नहीं है, भाई हैं, 5 टुकड़े ज़मीन के दे दो। कौरवों ने मना कर दिया। फिर एक बार स्टॉप लगाया पांडवों ने कि बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बस, अब और नहीं। तो युद्ध के मैदान में पहुंचे, अच्छाई वापस आई। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर रहा। युद्ध के मैदान में पहुंचे हैं, अर्जुन ने देखा है सामने कौन है। सामने अर्जुन ने क्या कहा था? मेरे ही भाई तो सामने हैं, मैं युद्ध नहीं कर रहा। और तब अर्जुन ने कहा था भगवान मुझे 5 टुकड़े भी नहीं चाहिए, छोड़ दिए। पहले था वो 5 टुकड़े तो चाहिए, तो युद्ध के मैदान तक गए और अर्जुन ने देखा सामने मेरे भाई खड़े। अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा इनको मारने से अच्छा मैं भीख मांग लूँगा। ये वो अच्छाई की पावर। अर्जुन ने कहा इनको, मैं अपने भाइयों को मार के मैं क्या करूँगा राज्य लेके, इनको मारने से अच्छा तो मैं भीख मांग लूँगा। तब भगवान ने स्टॉप लगाया था कि बहुत हो गई तुम्हारी अच्छाई, बस। वहाँ स्टॉप भगवान ने लगाया था कि रुक जाओ, बस आगे तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, अब ये युद्ध होगा। और वो पूरी भगवद गीता 700 श्लोक सिर्फ किस बात की डिस्कशन है कि युद्ध तो होगा। तो पंजाबी में ना बड़ा लाइटर टोन में बोलते हैं जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी कि भगवद गीता क्या है। तो कहते हैं वो पता नहीं अर्जुन लड़दा नहीं सी, वो कृष्ण ने अनु के क्या लड़ाई दिता, पता नहीं वो लड़ नहीं रहा था अपने भाई से, कृष्ण ने क्या कहा उसको, एट द एंड लड़ा कर ही माना। तो हमें पता नहीं होता, हमने पढ़ा नहीं है क्या है उस बुक के अंदर, कितना कुछ है उस बुक के अंदर। तो हम बस इतना ही समझ पाए वो लड़ नहीं रहा था, उसको लड़ा दिया। तो गीता वहाँ ख़त्म हुई। अर्जुन ने कहा भगवान जो तुम कहोगे मैं करूँगा, मुझे बात समझ आ गई।
गीता शुरू हुई, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये पहला श्लोक है। और गीता का आखिरी श्लोक है, करिष्य वचनम तव, करिष्य वचनम तव, जो तुम कहोगे मैं करूँगा भगवान। खत्म। तो स्टॉप जब अच्छाई लगाएगी तब बुराई रुकेगी। बुराई चलती है क्योंकि अच्छे लोग उसको चलने देते हैं, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। अच्छे लोग उसको चलने देंगे क्योंकि अच्छे लोगों में सहन शक्ति है। लेकिन एंड अच्छे लोगों के साथ हमेशा 200% लिखवा के ले लो, अच्छा होगा। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, हमेशा। लेकिन वो अच्छा आपको लास्ट में पता चलेगा। बॉलीवुड की मूवी होती है ना, इंटरवल में लग रहा होता है अरे बड़ी बेकार पिक्चर है, लास्ट में एंड में यह तो बहुत सही पिक्चर थी, ये तो ऐसा अच्छा हुआ हम छोड़ के नहीं गए इंटरवल में, इसका सस्पेंस ये था, ये तो बहुत बढ़िया मूवी थी यार। अच्छे लोगों के साथ बुरा जब तक लग रहा है कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, अभी चल रही है पिक्चर, चलने दो, करने दो अच्छे लोगों को अच्छाई, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इस बात पे फोकस करना, देर है, देर है, इमीडिएटली कुछ रिजल्ट नहीं आता। अच्छे लोगों के को भी अच्छाई के बड़े कर्मा इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके उनको अच्छे का फल मिलेगा। जैसे पापी को फल कब मिलता है? पाप का घड़ा भरने पे ना। तो पापी भगवान को नहीं कहेगा मुझे तो फल तब दे रहे हो जब घड़ा भर रहा है, और अच्छों को फल तब दे रहे हो जब बूंद बूंद पानी डल रहा है। ये क्या बात हुई? बैलेंस शीट तो मैच होगी ना। पापी को भी सज़ा तभी मिलेगा जब घड़ा भरेगा, अच्छे को भी फल तभी मिलेगा जब अच्छाई का घड़ा भरेगा। अच्छे को भी अच्छाई का घड़ा भरना पड़ेगा। जब तक वो भर रहा है तब तक जो चल रहा है, जो सह रहे हो सहते जाओ, अपना रास्ता मत बदलो, अच्छाई मत छोड़ो, दुनिया से कभी मत सीखो, अपने रास्ते चलो। और जो कोई तुम्हारा साथ ना दे, अकेले चलो। बहुत फेमस सॉन्ग है, एकला चलो, बंगाली, एकला चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले चलो। कोई साथ नहीं दे रहा, ना दे, ना दे, हम अपने रास्ते चलेंगे। हमें जो रास्ता सही लग रहा है हम उस पे चलेंगे। तुम अच्छे के रास्ते पर ही चलो। तुम माफ़ ही करो सामने वाले को, तुम पलट के उसका अच्छा ही करो उसके बुरा करने पे। उसका क्या हो रहा है पता नहीं, तुम्हारा घड़ा भर रहा है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस दिन अच्छाई का घड़ा भरता है ना, भगवान इतना फल देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके दिल से आएगा भगवान बस करो बहुत दे दिया, इतना फल वो देते हैं। घड़ा भरने दो बस आप एक बार, आपका सारा फोकस उस घड़े को भरने में लगाओ। आप अपना मस्त रहो, मेरा घड़ा भर रहा है, मेरा घड़ा भर रहा है, मस्त रहो। और वो जब पिक्चर कंप्लीट होगी तो आप कहोगे ज़िंदगी तो जी है मैंने, ज़िंदगी तो जी है मैंने, अच्छा काम किया है। और लास्ट में जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से जाना है ना अपने को, यहाँ तो रह नहीं सकते, पॉसिबल है नहीं, यहाँ से तो जाना है। ह्यूमन बीइंग मॉर्टल के इमॉर्टल, मॉर्टल के इमॉर्टल, मॉर्टल मॉर्टल जाएगा, वो डेथ उसकी होगी। यहाँ से जाना है तो कैसे जाएंगे? हंसी खुशी। तो चेहरे पे मुस्कान होती है उसके जिसने जीवन में सब अच्छा किया होता है, जाता है तो चेहरे पे मुस्कान होती है। जिसने जीवन में सब बेकार किया होता है उसका बुढ़ापा बड़ा मुश्किल कटता है, बहुत मुश्किल कटता है। और आप कहो कि भगवान देर क्यों है, अंधेर देर क्यों है? आपका जल्दी करो। जल्दी नहीं होता। सीए करने में कितने साल लगेंगे? 5। आपने कहा क्यों 5? 1 साल में करो ना, निपटाओ। क्यों नहीं हो सकती सीए 1 साल में? 5 क्यों? 5 क्यों? आपको उस लेवल तक लाना पड़ेगा ना कि आप मार्केट में एंटर कर सको एज सीए। 5 साल लगेंगे, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ाएंगे।
भगवान कह रहे हैं तुझे अच्छाई का फल दूंगा तो तू हैंडल तो कर सके, समझ तो सके। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, इसलिए वो आराम से घड़ा भरने दो। नेचर को देखो, भगवान की सारी वाणी बोलती है। आप पेड़ लगा रहे हो, आज आपने बीज बोया है, कितने समय में पेड़ आएगा? आम का पेड़ बोलो, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। छोटा बच्चा बीज डाल के हर रोज वहीं बैठा है, पेड़ क्यों नहीं आ रहा? पेड़ क्यों नहीं आ रहा? पेड़ क्यों नहीं आ रहा? हर रोज पानी दे रहा हूँ। नेचर को देखो, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, आराम आराम से। हर रोज पानी देते हैं, हर रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, एक दिन उस पेड़ पे फल आते हैं, फिर बड़ा मज़ा आता है मीठा मीठा आम खाने में। पर उससे पहले वो जो प्रोसेस है उससे तो गुजरना पड़ेगा। आपको पता है दशरथ की मृत्यु जो है वो राम जी के वियोग में क्यों हुई थी? श्राप था, किसका? यस, श्रवण कुमार का। कि राजा दशरथ एक बार शिकार करने गए थे और वो हिरन को फॉलो कर रहे थे, बहुत देर से चेस कर रहे थे वो एक हिरन को। तो अल्टीमेटली वो हिरन कहीं छुप गया। तो राजा दशरथ ने कहा अब तो इसका शिकार करके रहूँगा, बहुत हो गया, ये तो चैलेंज हो गया ये तो एक। तो चुपचाप चुपचाप जा रहे हैं, हल्की सी आवाज़ आई, पत्तियों की झनझनाहट, वो पेड़ पत्ते हिल रहे हैं। तो राजा दशरथ को लगा हिरन यहीं पर है ये। और राजा दशरथ की इतना उनका टैलेंट था कि वो बिना देखे भी वो तीर मार सकते थे, सामने ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी उसको जाके लगेगा साउंड के थ्रू। तो उन्होंने वो तीर चला दिया, और जब तीर चलाया तो रोने की आवाज़ आई इंसान की। तो ही इमिजिएटली रियलाइज कि ये तो हिरन को नहीं लगा, ये तो यहाँ पे कोई इंसान था। तो फटाफट वो गए, देखा तो वो एक पर्सन और उसको तीर लग गया है और वो गिरा हुआ है, दर्द से तड़प रहा है। और राजा दशरथ ने उसे कहा कि मुझे आप माफ़ कीजिए, मैं तो हिरन के ऊपर तीर चला रहा था, मुझे पता ही नहीं कि आप यहाँ पर हैं। तो उस पर्सन ने कहा मैं अपने माता पिता के लिए यहाँ नदी से पानी लेने आया था, वो प्यासे हैं, उनको पानी पिला देना। और ये कहने के बाद उस पर्सन की डेथ हो गई। तो राजा दशरथ वो पानी लेकर गए, थोड़ी दूर जाके उन्होंने देखा वो माता पिता जो हैं वो एक उसमें तराजू में बैठे हुए हैं। तो ये जो पर्सन थे ये श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे लेकर गए थे। कंधे पर वो तराजू रखा था और इधर माँ बैठी थी और इधर पिता बैठे थे, वहीं से वापस आ रहे थे जब ये सारा सिचुएशन ये हुई। तो राजा दशरथ ने उनके माता पिता को पानी पिलाया और उनके माता पिता ब्लाइंड थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, हमारा बेटा तो नहीं है। और राजा दशरथ ने सारी बात उनको बताई, अपनी गलती को माना और सारी बात उनको बताई कि मुझसे वो तीर लगा है और आपके बेटे की जो है डेथ हो गई है। और तब उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि जैसे अब हम बची हुई ज़िंदगी अपने पुत्र के वियोग में काटेंगे, हमारा श्राप है तुम्हें, तुम भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पुत्र के वियोग में काटोगे। ये तो उन्होंने श्राप दे दिया, वो श्राप नहीं भी देते तो भी यही होता, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। तो आपका जो कनेक्टिविटी है कर्मा की वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप उससे बच नहीं सकते। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखो, दिवाली है, पटाखे जला रहे हो आपने बॉदर नहीं करा, वहाँ सामने कोई डॉग है, आपने बॉदर नहीं किया, आपने पटाखे जलाए, आपका पटाखा उस डॉग को जाके लगा, उसके पैर पे ऐसा लगा कि वो उसका पैर हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब वो चलता है तो 3 पैर से उसका एक पैर बेकार है, आपको पता ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया था ये कि आसपास कौन है, क्या हिसाब है, आपको पता ही नहीं चला, बात ख़त्म हो गई। कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ, आपके भी पैर में प्रॉब्लम आ गई, तो आप तो उस समय भगवान से कहोगे ऐसा क्यों, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में ही नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा हुआ है। तो लेकिन कुछ हुआ तो था और उसका इफ़ेक्ट आया।
तो भगवान ने इतने सालों के बाद क्यों दिया? उसी समय दे देते हाथ की हाथ। बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। कह रहे हैं वो डॉग को जो दर्द हुआ उसके दिमाग में उसके दिल में एक सवाल उठ रहा है, ऐसा क्यों? मैं ये दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ? तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें भी आंसर तो नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर मिलेगा तो तुम्हारे लिए आसानी होगी ना। तुमने जिसके साथ किया था उसके दिमाग में तुमने सवाल छोड़ा ना, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो तुम्हारे दिमाग में भी सवाल ही रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों। वहाँ वो तड़पता है मेरे साथ ऐसा क्यों, यहाँ तुम तड़पोगे मेरे साथ ऐसा क्यों। 100% कॉज एंड इफेक्ट मैच होगा, 100%। तुमने जिसके साथ जो किया है वो ही तुम्हारे साथ होगा। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस पर फोकस मत करो, तुम जो कर रहे हो उस पे फोकस करो। ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर हमें भगवान की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो हम ही मास्टर हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है भगवान की? छोड़ो, बात खत्म करो। रिसेंटली रिजल्ट आया था ना फाउंडेशन का, हमने इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स डाले थे, उम्मीद है आपने देखा होगा। सब पोस्टर के ऊपर ना एक लाइन लिखी है, अंडर द गाइडेंस ऑफ। अंडर द गाइडेंस ऑफ, जैसे अकाउंट्स के ऊपर लिखा है अंडर द गाइडेंस ऑफ नेहा मैम, और एम के गुप्ता सर के साथ लिखा है अंडर द लीडरशिप ऑफ एम के गुप्ता सर। लेकिन आपने पोस्टर के ऊपर लिखा अंडर द गाइडेंस ऑफ नेहा मैम। अंडर द गाइडेंस ऑफ नेहा मैम, इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस लाइन का, अंडर द गाइडेंस ऑफ नेहा मैम? ये बोलो रिजल्ट आया, मेहनत किसकी थी? मेहनत बच्चे की थी, ये बात तो पक्की है। हार्डवर्क सारा का सारा उस बच्चे का था। अगर मैं हितेश बंसल की बात करूं, आज उसका नाम तो सबको दिखता है, पीछे मेहनत उसकी क्या थी? वो गाज़ियाबाद से अप डाउन करता था डेली। उसने एमकेजी ज्वाइन किया था गाज़ियाबाद से, वो डेली अप डाउन करता था। तो उसने मुझसे एक दिन पूछा, मैम मैं क्या करूं, मेरे तो ट्रैवलिंग टाइम बहुत है। मैंने कहा इसको यूटिलाइज कर, इसमें पढ़, जो पढ़ सकता है पढ़ ले। कैसे कम्यूट करते हो देखो, उसमें क्या कर सकते हो कर लो। उसने करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़, वो सारे मॉक टेस्ट में ना टॉपर था, एक मॉक टेस्ट में वो सेकंड आया था। उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा टाइम मैनेज करके देखो, कहीं ना कहीं अगर तुम्हें लग रहा है टाइम कहीं ख़राब हो रहा है उसको छोड़ो। उस बच्चे ने 8 से 1 उसकी क्लास थी, घर पहुंचता था 2:30 बजे सेल स्विच ऑफ कर दिया। उसने बना लिया 2:30 बजे सेल स्विच ऑफ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और कितने समय किया ये काम? 6 महीने। मेहनत बहुत है उसकी। तो रिजल्ट जो आया उसमें मेहनत तो किसकी है? उसी बच्चे की है। पर मैंने तो ऊपर लिख दिया अंडर द गाइडेंस ऑफ नेहा मैम। आप बोलो टीचर का क्या रोल है बच्चे के रिजल्ट में? आप बोलो। सिर्फ गाइडेंस ना, मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिस तो आपने ही करी ना। मैंने पढ़ाया, कॉन्सेप्ट समझाया, क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए, लेकिन घर जाके तो आप ही लगे ना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली 5 घंटे यहाँ आ रहे हो, आप 5-6 घंटे घर पे लगा रहे हो। ये काम आप 6 महीने कर रहे हो, तब जाके आपका रिजल्ट आ रहा है। काम तो सारा आपका है, टीचर ने उसमें छोटा कंट्रीब्यूशन दे दिया, गाइडेंस। कंट्रीब्यूशन छोटा है, रिजल्ट बहुत बड़ा है। रिजल्ट हमेशा टीचर स्टूडेंट के कॉम्बिनेशन से आता है। टीचर की गाइडेंस, स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन। आपकी लाइफ में सेम रोल गॉड का है, सेम रोल। वो आपके साथ कुछ नहीं कर रहे, करना सारा आपको है। गाइडेंस अगर मिल जाए। फ्रेंड्स का क्या रोल है लाइफ में सिवाय मस्ती के?
सपोर्ट, क्या सपोर्ट? मॉरल सपोर्ट, क्या होता है मॉरल सपोर्ट? कंधा ही दे रहे हैं ना रोने के लिए, यही रोल है ना फ्रेंड्स का, कंधा दे रहे हैं ना रोने के लिए, वही रोल आपका ऊपर आपको बनाना है। भगवान का सिर्फ एडवाइजरी रोल है, आपको सिर्फ एडवाइस, बेटा तू ऐसे कर ले। अगर आपने एडवाइस ले ली तो ज़िंदगी यहाँ है, अगर आपने एडवाइस नहीं ली तो ज़िंदगी वहाँ है। एक बच्चा टीचर की गाइडेंस के बिना, एक बच्चा टीचर की गाइडेंस के साथ। मेहनत बच्चे की है, काम उसी का है, काम सारा आपका होगा, लेकिन गाइडेंस उधर से आप ले लो। कैसे ले लें मैम? फ़ोन नंबर बता दो आप, तो हम ज़रा भगवान से गाइडेंस लेनी शुरू कर देते हैं। आप फ़ोन नंबर दे दो, हम बात कर लेते हैं। कैसे बात करें? कैसे ऊपर गाइडेंस कैसे लें हम? मन से? मन बता देता है, मन तो कहता है सर्दी में चल आइसक्रीम खाने। क्या वाकई में उसी गाइडेंस पे चले हम, मन की गाइडेंस पे? देखो एक जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, जब भी आप कुछ गलत करते हो, अंदर से कुछ इंडिकेशन तो आता है, ये कुछ हल्की आवाज़ अंदर है, मत कर, छोड़ दे, रुक जा। कुछ लोग होते हैं सुन लेते हैं उसे, छोड़ दिया। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अबे हट, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो जो एक हल्का सा इंडिकेशन है वो क्या है? आप उसे चाहे इनर वॉइस कहिए, या आज के टाइम पर आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप उसे वाइब कहते हो। मुझे वाइब नहीं आ रही, इस पर्सन के साथ मुझे वाइब नहीं आ रही, यहाँ इस सिचुएशन में मुझे वाइब बहुत अच्छी आ रही है। वॉट इज़ योर वाइब? इट इज़ दैट इनर वॉइस, दैट कनेक्शन विद द हायर पावर। वो आपके दिल के अंदर हैं, वो आपके दिल के अंदर हैं। आप थोड़ा उस आवाज़ को सुन लो, वो आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप उस आवाज़ को इग्नोर करो, वो धीरे होती जाएगी। आप जितना सुनोगे वो स्ट्रॉन्ग होगी। और आप सब कुछ पूछ सकते हो, आप ये भी पूछ लो ये प्रपोजल आया एक्सेप्ट करूं कि नहीं। बेसिक कि 14 फेब को ना मेरे पास ये प्रपोजल आया है, भगवान इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। आपको वो आंसर भी मिलेगा, आपको वो आंसर भी मिलेगा, हाँ कि ना। तो वो एक इनर वॉइस, उसका कोई नाम नहीं है लेकिन वो है। उसे आप किसी भी नाम से पुकार लो, इनर वॉइस या वाइब, पर वो है। और आपकी लाइफ के डिसीजन आप उस वॉइस को सुनकर ले सकते हो। जैसे एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। I think we all have that voice deep down inside that is always guiding us and telling us what the right thing for us is. And the payoff for that may not necessarily be in that moment. The payoff for that could be 2 days later, 2 years later, or 20 years later. But I think that voice inside us is always telling us something. And I think it's very important for us to kind of tune into that and listen to that voice in our head. कुछ समझ आया? एक बार फिर से देख, एक बार। I think we all have that voice deep down inside that is always guiding us and telling us what the right thing for us is. And the payoff for that may not necessarily be in that moment. The payoff for that could be 2 days later, 2 years later, or 20 years later. But I think that voice inside us is always telling us something. And I think it's very important for us to kind of tune into that and listen to that voice in our head. तो वो एक वॉइस तो है ना, नाम नहीं पता उसका। और क्या वो कह रहे हैं कि ट्यून इन करना पड़ेगा। आपके रेडियो एफएम के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, वैसे वो एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, पर वो आवाज़ अंदर है। और जो उसका पे ऑफ है, जो उसका पे ऑफ है, वो जो आपका आएगा पे ऑफ, वो क्या कहा दीपिका पादुकोण ने, कभी भी आ सकता है। वो अभी भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 10 साल बाद भी आ सकता है, लेकिन वो पे ऑफ जो है वो आएगा। जो आपने दिल की आवाज़ सुन के डिसीजन लिया है वो हमेशा डिसीजन सही होगा। जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है उससे कनेक्शन आप बनाओ।
एक वीडियो आपको और दिखा रही हूँ मैं। ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ। पंजाबी ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ students ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ। तो कुछ कुछ समझ ये क्या कहनी है कि इस दुनिया में काम देने वाला और कोई नहीं है, वो ही है। एक टाइम था मैं लोगों से मांगती थी कि मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, लेकिन फिर मुझे पता चला मैं किसी से क्यों मांग रही हूँ, किसी की उतनी पावर ही क्या है, देने वाला तो वही है। तो वो कह रही है कि अगर आपको भी कुछ चाहिए, पुकार आप यहाँ किसी से मत लगाओ, वहाँ लगाओ, सीधा कनेक्शन आप वहाँ लगाओ और आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। अभी जो मैंने रिज़ल्ट पोस्ट किया ना, उसमें मैंने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया था सक्सेस के नाम से। उस सॉन्ग में ना एक लाइन आ रही है कि अगर आपको रब ने उठाना है ना तो ग्रहों का कोई जोर नहीं चलेगा। हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमें सब कहते हैं राहु का प्रकोप है, केतु का प्रकोप है। एंड हैव यू हर्ड काल सर्प योग? काल सर्प योग कुछ होता है, बड़ा लंबा लंबा चलता है। तो वो कह रहे हैं ये सब पीछे रह जाएंगे जब रब ने आपको उठाना है। तो आप ये सब छोड़ दो, राहु का प्रकोप है कि केतु का है या काल सर्प योग चल रहा है या पता नहीं क्या क्या चल रहा है कुंडली में, अरे सब एक तरफ। आप कनेक्शन ऊपर बनाओ और जो वो वॉइस आपको गाइड करे उसको आप फॉलो करो। और ये वॉइस आपको कहाँ तक ले जा सकती है, मैं उसके लिए एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मैं फूड फॉर थॉट के क्लोज़ नहीं कर सकती। वो एक तो आपको देखना है कि ये वॉइस कहाँ तक किसी इंसान को ले जा सकती है। तो आप देखिए ज़रा वीडियो। Thank you. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah! There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up. And if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up. Like this.
आपको पता है वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर हैं ये, वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर। वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर आपने भी शायद कुछ नाम सुने होंगे, संदीप माहेश्वरी, और भी आपने एक दो ऐसे नाम सुने होंगे, बट वो बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बट उनको वर्ल्ड्स बेस्ट का अवार्ड नहीं मिला है, क्योंकि वर्ल्ड्स बेस्ट का अवार्ड के लिए देखा जाता है कि आपने किस किस टाइप के लोगों को आपने मोटिवेट किया है। जैसे कोई भी होटल होता है ना, उसे 5 स्टार्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्विजीन, कि आप कितने टाइप की क्विजीन सर्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अवार्ड मिलता है वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर, इट मीन्स आप कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो निक ने सेक्स स्लेव्स इसमें कितने ही लोगों को मोटिवेट करके उनको उनकी उस ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है, और ऐसे सेपरेट सेगमेंट्स को निक ने मोटिवेट किया है और अल्टीमेटली बाहर निकाला है। तो इनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेटर। पर्सन कैसे हैं आप, बॉडी कैसी है वो आपने देखा है, तो क्या कमी है बॉडी में? आर्म्स नहीं है, लेग्स भी नहीं है। अपनी बॉडी के लिए आप हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा कि आपके पास सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आप अपने आप को शीशे में देखें तो आपकी बॉडी की कमियां ना देखें, ये देखें कि मेरे पास सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हैं। निक के साथ जो हुआ है, आर्म्स भी नहीं है, लेग्स भी नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत रेयर है ऐसा, बहुत रेयर। अदरवाइज आर्म्स नहीं होते हैं तो लेग्स होते हैं, लेग्स नहीं होते हैं तो आर्म्स होते हैं। ये तो बहुत ही रेयर है कि आर्म्स भी नहीं हो और लेग्स भी नहीं हो। तो निक के साथ ये हुआ कि जब वो बॉर्न हुए तो उनके मदर को आइडिया नहीं था कि बेबी में कोई डिफॉर्मिटी है, वो किसी भी टेस्ट में आया नहीं था। तो पेरेंट्स को तो यही लग रहा था कि हमारा बेबी नॉर्मल है, लेकिन जब इनका बर्थ हुआ तो देखा कि आर्म्स और लेग्स दोनों ही नहीं हैं। तो आप बिलीव करेंगे कि निक की मदर ने क्या किया? निक की मदर ने इस बात को समझ लिया कि इस बच्चे की यहाँ कोई लाइफ नहीं होगी इस दुनिया में, और उन्होंने बहुत मुश्किल डिसीजन लिया। डॉक्टर्स को कहा कि मेरे बेबी को आप रख लो, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आप मेरे बेबी पे कर लो, मैं सोचूंगी मेरा बच्चा किसी काम तो आ गया, क्योंकि अब उसकी तो कोई ज़िंदगी है नहीं। लेकिन निक के फादर जीसस क्राइस्ट में बहुत बिलीव करते थे, और निक के फादर ने कहा कि अगर हमें क्राइस्ट ने ये दिया है तो हम तो इसी को अपनाएंगे, ये हमारा बच्चा और ये हमारे साथ घर जाएगा। तो उनकी मदर अग्री कर गई और वो घर ले आए। अब घर के बाद क्या लाइफ हो सकती है वो आप सोच ही सकते हो। नॉर्मली कितना अब्यूज़ किया जाता है, बुली किया जाता है, और निक को उनके स्कूल में कैसे बुली किया जाता था। निक सेड कि मुझे बॉल बना के खेलते थे, 2 टीम है और मुझे बॉल बनाया हुआ है और थ्रो कर रहे हैं मुझे। इस हद तक की बुलिंग निक ने एक्सपीरियंस की, और एज अ रिज़ल्ट जब वो 7 ईयर्स के थे तो ही डिसाइडेड टू एंड हिमसेल्फ। तो उन्होंने सुसाइड कमिट किया, बट ही वॉज सेव्ड, डेथ हुई नहीं। फिर जब 8th ईयर में उन्होंने फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट डेथ नहीं हुई। एंड निक सेड कि मेरे माइंड में एक ही बात चलती रहती थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों, ये मेरे पास आर्म्स और लेग्स क्यों नहीं है। देन निक सेड एक दिन हमारे घर पे कोई पर्सन आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि निक कैसे हो, और मैंने उनको बस बता दिया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं निक, एक है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो निक ने कहा कि मैंने पहली बार सुना था कि कोई मुझसे प्यार करता है। तो मैंने उन पर्सन को बोला कि उसको पता नहीं होगा कि मेरे आर्म्स और लेग्स नहीं हैं। आपने बताया उसको कि मेरे आर्म्स और लेग्स नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ निक, हमें पता, उनको पता है कि तुम्हारे आर्म्स और लेग्स नहीं हैं।
तो निक ने कहा वो फिर भी मुझसे प्यार करते हैं? तो उसने कहा हाँ। तो निक ने कहा पहली बार मुझे लाइफ में खुशी हुई थी कि कोई मुझसे प्यार करता है। तो मैंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि उनसे मिलने से पहले ना तुम्हें एक बुक पढ़नी पड़ेगी, तो तुम वो बुक जैसे फिनिश करोगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूँगा। तो निक ने कहा मुझे उस दिन बाइबल मिली उस पर्सन से, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये पढ़ लो, जब तुम्हारी फिनिश हो जाएगी ना तब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा। और निक ने कहा कि मैंने तो बाइबल पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि मुझे तो मिलना था उससे। तो वो बाइबल पढ़ते पढ़ते बाइबल में एक स्टोरी आई ब्लाइंड मैन की, कि वो पर्सन ब्लाइंड था और आगे जाके रीज़न मिला कि वो ब्लाइंड क्यों था और उसके थ्रू भगवान ने क्या क्या काम किए। तो निक सेड कि वो स्टोरी मेरे दिल में चली गई और मुझे ये लगा कि वो जो ब्लाइंड था उसके लिए भगवान के पास प्लान था। तो मेरे पास तो आर्म्स और लेग्स भी नहीं है, मेरे पास तो आर्म्स भी नहीं है, मेरे पास तो लेग्स भी नहीं है, मेरे लिए भगवान के पास कितना बड़ा प्लान होगा। ये विश्वास उनके अंदर चला गया कि अगर ब्लाइंड के लिए भगवान ने इतना सोचा है तो मैं तो उस हिसाब से मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। ये निक के शब्द हैं कि मैंने ये सोचा कि उस हिसाब से मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हुआ, वो तो सिर्फ ब्लाइंड था, मेरे तो आर्म्स नहीं है, लेग्स नहीं है। छोटा बच्चा है ना 8 साल का, उसको वो एक्सेप्ट करना इजी है कि हाँ मेरे लिए भगवान ने कुछ सोचा है। फिर वो बाइबल ख़त्म हुई और उस पर्सन ने कहा कि वो जो तुमसे प्यार करते हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं, लेकिन वो मेरे कहने पे नहीं आएंगे, तुम जब बुलाओगे वो तब आएंगे, तो तुम ना उनसे दोस्ती करना शुरू कर दो। तो उन्होंने उनको वो जीसस क्राइस्ट दिए और उस पर्सन ने निक को कहा कि डेली इनसे सब कुछ शेयर करो, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, और तुम देखना ये तुम्हें गाइड करेंगे और ये जैसे बोलें तुम वैसे करना, ये तुम्हारे दोस्त हैं। एंड निक सेड उस दिन भगवान मेरी लाइफ में आए और क्योंकि मेरे पास तो और कोई था ही नहीं तो मैंने तो दिल से उनको दोस्त मान लिया। धीरे धीरे मुझे वो गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दिन मुझे मौका मिला स्टेज पे आने का। किसी बड़े मोटिवेटर ने आना था, उसने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया। तो मेरी स्कूल टीचर ने मुझे बोला कि निक तुमसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा करो तुम स्टेज पर आ जाओ और कुछ भी बोलो उन्हें जो तुम्हारा मन करे। तो निक सेड मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या करूं। मेरे फ्रेंड ने कहा तू जाना स्टेज पे और जाके बोल कि लाइफ बहुत बढ़िया है, इसमें उदास मत हो। और निक सेड मैंने वही बोला और वो पहला मेरा स्टेज अपीयरेंस था। उसके बाद मैं इतना पॉपुलर हो गया कि मेरे इतने स्टेज अपीयरेंस हुए और धीरे धीरे वो जिसकी कोई लाइफ नहीं थी उसकी लाइफ आज की डेट में इतनी वैल्यूएबल बन गई। बहुत सक्सेसफुल होने के बाद देयर केम अ स्टेज जहाँ निक ने कहा कि मेरी फैमिली होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। निक ने अपने पेरेंट्स को कहा तो निक के पेरेंट्स ने कहा निक तुम्हें ना लाइफ में बहुत मिल गया है, तुम बस आगे मत सोचो, आगे मत सोचो। अब कौन सी लड़की होगी जो मैरिज करेगी इस सिचुएशन में, तो तुम रहने दो, बहुत मिल गया है तुम्हें, जितना है बहुत है। तो निक ने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि मैं क्या फिर रहने दूँ, फिर मैं मान लूँ कि मेरी कोई फैमिली नहीं होगी। तो जीसस क्राइस्ट ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी फैमिली होगी, बिल्कुल तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हें जो काम करना है करो, तुम्हारी फैमिली होगी। देन निक सेड मेरे सेमिनार में एक दिन एक गर्ल आई और मेरे लिए इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। वो उसको देखते ही मुझे लगा कि शी इज़ माई लाइफ पार्टनर। तो क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने मुझे कहा था कि तुम्हारी फैमिली होगी, तो मैंने उसे अप्रोच भी किया, मैंने उससे बात भी करी। ग्रेजुअली दे गॉट मैरिड एंड दैट गर्ल इज परफेक्टली नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ द आउटर अपीयरेंस। इनर से तो क्या ही कहें उस गर्ल के बारे में, बाहर से वो एकदम नॉर्मल है। एंड दे गॉट मैरिड
और निक ने कहा मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, एवरीवन वाज लाइक ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया. देन लेटर ऑन दे कंप्लीटेड देयर फैमिली, दे इवन हैव किड्स. और निक ने शेयर किया कि जब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होना था तो निक ने कहा कि वो मेरे जैसा हो सकता है बेबी. मुझे इस बात का बहुत डर था कि वो मेरे जैसा ना निकले, लेकिन मैंने जीसस क्राइस्ट से पूछा अगर वो मेरे जैसा निकला, तो जीसस क्राइस्ट ने मुझे कहा तुम्हारे जैसा निकला तो तुम्हारे लिए भी तो एक प्लान था ना मेरे पास, तो उसके लिए भी होगा. तो निक ने कहा मैंने अपने मन से डर ख़त्म कर दिया, अगर मेरा बेबी मेरे जैसा भी हुआ कोई बात नहीं, क्राइस्ट संभाल लेंगे. लेकिन जब बर्थ हुआ, सो निक के जो बच्चे हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. आप सोच सकते हो कि वो उस गाइडेंस से आप कहाँ तक जा सकते हो. ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है, उस गाइडेंस से आप कहाँ तक जा सकते हो. और ये जो स्टोरी मैंने चूज़ की थी आपके लिए, वो बस इसीलिए थी, सबसे बड़ा मुद्दा ये था ये साल कैसे गुजारने हैं. सच बात है, उस गाइडेंस के बिना आपके साल ऐसे गुजरेंगे. बेटा भी दर्द में है, पिता भी दर्द में है, और कुछ समय नहीं बिताया, पूरी ज़िंदगी बिताई है ऐसे इस दुख में. और अगर वो गाइडेंस आपके साथ है, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि भगवान एक काम में ना बड़े एक्सपर्ट हैं. जहाँ आपको लगेगा ना सब कुछ ख़त्म हो गया लाइफ में, लाइफ की वो सिचुएशंस जो आपको लगेगा सब ख़त्म हो चुका है, वो वहाँ पे आएंगे. अच्छा पेंटिंग बिगड़ गई है, चल इसको बनाते हैं. अच्छा दिल टूट गया है, चल इसको जोड़ते हैं. ही इज़ अ मास्टर इन क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर फ्रॉम ब्रोकन पीसेस. वो टुकड़ों को उठाते हैं और वो सुंदर सी तस्वीर बना देते हैं. लेकिन जो बच्चा मेरे पास डाउट लेकर आया ही नहीं, मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाई. जो भगवान से गाइडेंस जिसने मांगी ही नहीं, भगवान उसकी मदद कर नहीं पाए. प्यार तो वो सबसे करते हैं, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती गाइडेंस देने लगे, तो कोई आपके ग्रुप में ज़बरदस्ती घुसता है तो आप कहते हो चेप हो रहा है. क्या मतलब हुआ, ये हमारे दोस्तों का ग्रुप है, ज़बरदस्ती घुसे चले आ रहा है. तो भगवान ज़बरदस्ती घुस के कभी नहीं आते. आप बुलाओ वो आएंगे, आप बुलाओ और वो ना आए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल. मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो. आपने रिश्ता जोड़ा, आपको आंसर मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगी. कैसे मिलेगी पता नहीं. कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, कोई ऐसी बात आई तुम्हारे दिल में चली गई, तुमने कहा यही तो आंसर है जो मैं ढूंढ रहा था. कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई ऐसी बात सामने आ गई, अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था. एक दोस्त ने वीडियो शेयर कर दी रैंडम, आपने कहा इसी में तो वो जवाब है जो मुझे चाहिए था. वो डायरेक्शंस भगवान की कहीं से भी आ सकती हैं. रैंडम स्ट्रेंजर मिल गया, कुछ तुम्हें बता के चला गया, तुमने कहा कमाल है, मेरा तो आंसर इसी में था. और बड़ी बात नहीं, आज के फूड फॉर थॉट के बाद तुम्हें लगे कि अरे मेरे तो 2-3 क्वेश्चन आंसर हो गए. सोच के थोड़ी आए थे आज की क्लास में आंसर मिलेंगे, सोचा थोड़ी था. सोचा तो यही था कि वही अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ रहे होंगे हम, जाके चलते हैं. लेकिन मिल गए. भगवान के खेल निराले हैं. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. उसके ऐसे खेल हैं कि आप सोच नहीं सकते वो आपकी ज़िंदगी को कैसे पलट सकता है. तो ज़िंदगी में मस्त रहो, जो आ रहा है हैंडल कर लेंगे. तू मेरे साथ है, किंतु बढ़ूंगा राम लेके तुम्हारा नाम. चाहे जो मर्जी हो जाए, किंतु बढ़ूंगा राम लेके तुम्हारा नाम. ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस फूड फॉर थॉट को वाइंड अप करती हूँ. बहुत धन्यवाद आपका ये सुनने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप भगवान जी से दोस्ती आज थोड़ी थोड़ी शुरू कर लेंगे. हाय हेलो, घर में मंदिर है आते जाते, और भगवान कैसे हो, बोर नहीं हो रहे, सारा दिन बैठे रहते हो. शाम को कुछ लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, कोई चाउमीन, कोई मोमोज,
थोड़ी थोड़ी बातचीत उनसे शुरू करो, आप देखना आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।